दोस्तों, मैं संजय फ्रॉम नेटवर्क बॉस। आपको पता होगा सिस्को ने अपना न्यू सिलेबस लॉन्च किया इसी साल फरवरी 2020 में, जिसमें काफ़ी कुछ चेंजेस कर दिए उसने। जो पुराने हमारे सिलेबस होते थे सीसीएनए के, उसमें 4 मॉड्यूल अलग अलग होते थे, एंड नाउ दे हैव कंबाइंड ऑल टुगेदर। सबको एक साथ मिला करके उन्होंने एक सीरीज बना दिया जिसका नाम रखा 200-301। इसमें मेन चीज़ें क्या डाला कि जो लोग पहले से नेटवर्किंग का थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हैं उनके लिए इजी है ये इसको समझना, क्योंकि पहले ओएसआई रेफरेंस मॉडल होता था, वो इनमें से निकाल दिया गया। कुछ प्रोटोकॉल्स होते थे पुराने वाले सिलेबस में, वो उसको निकाल दिया उन्होंने और नई चीज़ें ऐड कर दी। जैसे वायरलेस आर्किटेक्चर इसके साथ ऐड हो गया, नेटवर्क एंड ऑटोमेशन ऐड हो गया इसके साथ, और कुछ स्विचिंग कॉन्सेप्ट भी इन्होंने चेंज किया है सिस्को में। तो वो सारी चीज़ें कंबाइन करके और काफ़ी थोड़ा सा लेंदी बना दिया सिलेबस को, बट आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो मैं ये सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ, अभी तक जो भी आपने देखा यूट्यूब पे या और जो भी चैनल्स हैं जहाँ से आप जो भी रिसोर्सेज यूज़ किया, सबसे इजी वे में सबसे अच्छे तरीके से सारी चीज़ें आपको समझ आएगी। और जिन लोगों को बेसिक नेटवर्किंग का पता नहीं है या कुछ चीज़ें नहीं क्लियर है, वो हमारे पिछले नेटवर्किंग की वीडियोस को देख सकते हैं, वहाँ से समझ सकते हैं सारी चीज़ें। बट फिर भी अगर जो चीज़ें समझ नहीं आती हो, आप हमें कमेंट कर सकते हैं और वहाँ से आपको सारे जो भी आपकी क्वेरीज होगी, जो भी आपके सवालात होंगे, हम उसके रिप्लाई अवश्य करेंगे। तो जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो सीरीज़ हम शुरू करने जा रहे हैं CCNA 200-301, जो कि सिस्को ने इसका नाम रखा अपने इस पेपर का, इस वर्जन का, और ये पहला लेक्चर है जो मैं शुरू करने जा रहा हूँ यहाँ पे। अब इसके बाद इसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स हम करेंगे, क्या क्या कवर करने वाले हैं, जो पूरे CCNA सिलेबस के अंदर मॉड्यूल वाइज हम चलेंगे। इसमें पहला इसमें हमारा टॉपिक होगा राउटर्स, उसके बाद आएगा स्विचेस, देन हब्स, उसके बाद WLC, एक्सेस पॉइंट, सर्वर्स, फायरवॉल एंड एंड डिवाइसेस। जैसा कि आपको पहले ही मैंने बताया कि जिन लोगों को बेसिक नेटवर्किंग पता है उनके लिए ये थोड़ा सा इजी हो जाता है समझने में। आप जो नया सिलेबस हम लॉन्च कर रहे हैं, जो नया सीरीज बना रहा हूँ मैं, इसमें जो राउटर्स होता है वो अलग अलग दो नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। जहाँ पे हमारा नेटवर्क चेंज हो जाता है, वहाँ पे हम दो अलग अलग हर एंड पे एक राउटर लगाएंगे जो कि आपस में कम्युनिकेट करे। तो राउटर समझने से पहले आपको ये समझना हो कि नेटवर्क क्या होता है। बिफोर गोइंग टूवर्ड्स द राउटर्स, हमें ये समझना है कि नेटवर्क्स होता क्या है, तब हम आएंगे कि नेटवर्क्स अलग अलग होते हैं, उनको कैसे कनेक्ट करना है। तो थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ। यहाँ नेटवर्क से मतलब फिजिकल नेटवर्क से नहीं है, यहाँ नेटवर्क से मतलब लॉजिकल नेटवर्क से है। जहाँ पे दो अलग अलग लॉजिकल नेटवर्क होते हैं, उनको आपस में कंबाइन करने का काम राउटर करता है। उसके बाद अगर हम स्विच पे आते हैं, तो स्विच हमारे लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर कनेक्टिविटी के लिए यूज़ किया जाता है। जहाँ पे आपके एक प्राइवेट नेटवर्क होता है, कंपनी का नेटवर्क हो सकता है, एक ऑर्गेनाइजेशन का नेटवर्क हो सकता है, एक छोटे ऑफिस का नेटवर्क हो सकता है। उनको हम आपस में जब कनेक्ट करेंगे तो एक नेटवर्क बनता है जिसको हम लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं। तो स्विच जो होता है एक लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर काम करता है। अब इसके बाद हम आते हैं राउटर के बारे में। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है इसको जानते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, राउटर इज ए नेटवर्किंग डिवाइस दैट फॉरवर्ड डेटा पैकेट्स बिटवीन कंप्यूटर्स। राउटर एक ऐसे डिवाइस है जो डेटा पैकेट्स को फॉरवर्ड करता है बिटवीन कंप्यूटर्स। बट यहाँ पे मतलब कंप्यूटर से नहीं है। जो डेटा पैकेट्स होता है वो नेटवर्क टू नेटवर्क के ट्रांसफ़र करता है। उसके बाद स्विच की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उस डेटा पैकेट्स को आगे फॉरवर्ड करे टू द कंप्यूटर्स। राउटर परफॉर्म द ट्रैफिक डायरेक्टिंग function on the internet. Data sent through the internet such as web pages or email is in the form of data packets. So जो भी फंक्शंस करेगा राउटर, वो मेनली इसका फंक्शन यही होगा कि एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क को डेटा ट्रांसफ़र करेगा। चाहे एक वो दो अलग अलग प्राइवेट नेटवर्क हो, चाहे हम इंटरनेट के ऊपर डेटा कम्युनिकेशन कर रहे हैं,
बट इन बिटवीन हमेशा एक राउटर काम करता है जहां पे नेटवर्क चेंज होता है. इट इज ऑल्सो यूज टू कनेक्ट टू आर मोर नेटवर्क्स. नेटवर्क routers are used to divide a big network into the multiple small networks. या हम एक बड़े नेटवर्क को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर को भी आपस में कनेक्ट करवा सकते हैं. तो जहां आपने डिवाइड किया एक नेटवर्क को, अपने आप में एक इंडिविजुअल नेटवर्क बन जाता है और उसके लिए आपको राउटर यूज करना पड़ेगा ताकि वो आपस में कम्युनिकेट कर सके. नेटवर्क राउटर्स फॉरवर्ड एंड रिसीव डेटा फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर नेटवर्क. जैसा पहले भी मैंने आपको बताया कि एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क को डेटा फॉरवर्ड करेगा या वहां से रिसीव करेगा, दूसरे नेटवर्क को सेंड करेगा. राउटर सेगमेंट्स लार्ज नेटवर्क इनटू द लॉजिकल सेगमेंट्स कॉल्ड सबनेट्स. एक बड़े लॉजिकल नेटवर्क को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देता है जिसको हम सेगमेंट्स बोलते हैं, और उसको अदर वे में हम सबनेट्स भी बोलते हैं. तो अगले हमारे सीरीज में आएंगे. अगर आपको सबनेट्स क्लियर नहीं होगा, आईपी एड्रेसिंग प्रॉपर क्लियर नहीं होगा, तो सारी चीजें हम आगे वन बाय वन डिस्कस करेंगे और सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाएंगे. जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये एक राउटर का सिंबल है जिसके अंदर डिफरेंट इंटरफेसेस होते हैं और उनका डिफरेंट अलग अलग फंक्शन होता है. तो अभी हम इंट्रोडक्टरी पार्ट में, अभी तो हम इंट्रोडक्शन लेके चल रहे हैं कि राउटर क्या होता है, उसका काम क्या होता है. फिजिकल राउटर का ये सिंबल है. अभी नेक्स्ट सीरीज, आने वाले सीरीज में हम इसको काफ़ी डेप्थ में जाएंगे. राउटर के एक एक इंटरफेस के बारे में जानेंगे, उनकी फंक्शन जानेंगे, उनके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसका फंक्शन क्या होता है. ये सारी चीज़ें हम डेप्थ में जाएंगे और विस्तार से इसको जानेंगे और समझेंगे. अब एक नेटवर्क के फॉर्म में अगर आप एक राउटर को लेते हैं तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि दो अलग अलग यहाँ पे हमने नेटवर्क लिया हुआ है. 192.168.1.254 और दूसरी तरफ है 192.168.2.254. तो दोनों अलग अलग नेटवर्क पे काम कर रहा है और उसके बीच में एक राउटर यूज किया गया ताकि दोनों नेटवर्क को हम आपस में कनेक्ट करें. हमारा जो लैन जुड़ा हुआ है वो स्विच के साथ जुड़ा हुआ या हब के साथ हो सकता है, और उन दोनों नेटवर्क को आपस में कम्युनिकेट करवाने का काम यहाँ पे राउटर कर रहा है. तो एक ब्लॉक डायग्राम बनाकर आपको समझाने की कोशिश की है मैंने, बट इसको जब हम प्रैक्टिकल लैब में करेंगे, इसको समझेंगे कि कैसे कैसे ये कम्युनिकेशन हो रहा है आपस में दोनों नेटवर्क का, तो उस टाइम पे आपके जो भी सवालात होंगे, जो भी क्वेरीज होगी, जो आप जानना चाहते हैं, वो उस टाइम पे अच्छे तरह से क्लियर होता जाएगा वन बाय वन. नेक्स्ट हम आते हैं हब. हब एक ऐसी डिवाइस होती है जो हमारे लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर डिफरेंट एंड डिवाइसेस को कनेक्ट करती है. एंड डिवाइसेस मीन्स कंप्यूटर हो सकता है, आपका लैपटॉप हो सकता है, प्रिंटर हो सकता है, सर्वर हो सकता है. ऑल दिस डिवाइसेस आर कॉल्ड टू बी द एंड डिवाइसेस. आप इसको होस्ट कह सकते हो या क्लाइंट कह सकते हो. तो ये सेंट्रलाइज फॉर्म में सारे डिवाइस को आपस में कनेक्ट कर देता है. ये एक फिजिकल सिंबल है हब का जिनमें डिफरेंट पोर्ट्स बने होते हैं. तो डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ पोर्ट्स, कितने पोर्ट्स का आप हब ले रहे हैं. बट अगर आज के डेट में देखें तो हब का कोई यूज नहीं है. सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट के लिए आपको बता रहे हैं कि नेटवर्क डिवाइसेस में ये चीज यूज होती है. बट आज इस सिनेरियो में आप देखेंगे तो हब मार्केट से निकाल दिया गया है. मार्केट में कोई भी इंडस्ट्रीज, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन यूज नहीं करता है. बट जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन आई एम इंट्रोड्यूसिंग दिस. उसके बाद स्विच आता है. जैसा स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि स्विच इज नेटवर्किंग हार्डवेयर दैट कनेक्ट्स डिवाइसेज ऑन ए कंप्यूटर नेटवर्क बाय यूजिंग पैकेट स्विचिंग टू रिसीव एंड फॉरवर्ड डेटा टू द डेस्टिनेशन डिवाइस. तो स्विच ऑल द टाइम मोस्टली हम यूज करते हैं अपने लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर. और स्विच दो टाइप्स का होता है, लेयर 2 एंड लेयर 3. तो लेयर से यहाँ मतलब हमें OSI रेफरेंस मॉडल लेयर से है जो डेटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर के ऊपर काम करता है. अगर लेयर 2 की बात कर रहे हैं मतलब हम डेटा लिंक लेयर की बात कर रहे हैं. लेयर 3 हो गया नेटवर्क लेयर. तो इन दोनों लेयर्स के ऊपर स्विच काम करता है और इनका मेन फंक्शन होता है कि हमारे लैन के अंदर जितने भी सिस्टम्स लगे हुए हैं, सर्वर्स लगे हुए हैं, प्रिंटर्स लगा हुआ है, कंप्यूटर्स या जो भी एंड डिवाइसेस लगी हैं, उनको आपस में कम्युनिकेशन देना.
ये नेटवर्क के अंदर ही अपने काम करता है, एक नेटवर्क के अंदर ही चलता है। अगर आउट ऑफ नेटवर्क या दूसरे नेटवर्क से हमें कनेक्टिविटी चाहिए तो या तो हम लेयर 3 यूज कर सकते हैं स्विच, आइदर यू हैव टू यूज द राउटर, या राउटर यूज करके हम कम्युनिकेशन करवा सकते हैं। जैसा स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, ये एक स्विच का मॉडल है, एक फिजिकल मॉडल जिसमें अलग अलग पोर्ट्स होते हैं, और ये डिपेंड होता है कि कितने पोर्ट्स के आप स्विच ले रहे हैं, कितने सिस्टम आपने नेटवर्क के अंदर कनेक्ट करना है, उसके हिसाब से इसके अंदर आप कनेक्टिविटी दे सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा रिक्वायर्ड है पोर्ट्स का इंटरफेस का, तो इसके साथ अदर स्विचेस भी हम कनेक्ट करके और डिफरेंट मोर डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है फायरवॉल। फायरवॉल जस्ट लाइक ए सिक्योरिटी गार्ड होता है, हमारे नेटवर्क का एक सिक्योरिटी गार्ड होता है, जो कोई भी इनकमिंग या आउटगोइंग पैकेट या कोई भी ट्रैफिक जाता है उसका चेकआउट करता है वेदर इट इज अलाउड और नॉट। अगर हमने अपने नेटवर्क के अंदर उस ट्रैफिक को, उस पैकेट को अलाउ किया है या नहीं किया है। तो जैसा इसका डेफिनेशन है हम देख लेते हैं। ए फायरवॉल इज अ नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम that monitor and control incoming and outgoing network traffic based on predetermined security rules। तो जो भी इनकमिंग या आउटगोइंग वहाँ पे ट्रैफिक जाता है उसके लिए हम पहले ही डिफाइन कर देते हैं एक रूल कि किसको हमने बाहर जाने देना है या किस ट्रैफिक को हमने अंदर आने देना है। A firewall typically establishes a barrier between a trusted network and an untrusted network such as the internets। So mostly firewall हमारे जितने भी प्राइवेट नेटवर्क्स होते हैं उसके एंड में एक फायरवॉल हम यूज़ करते हैं, जिससे कि हमारा बाहरी नेटवर्क से कोई भी जब कम्युनिकेशन होगा तो हम अपने फायरवॉल ऑलरेडी एक रूल लिखेंगे, एक कंडीशन दे देंगे कि पर्टिकुलर ये ट्रैफिक होगा, इसको आने देना है, और इसके अलावा जो भी ट्रैफिक्स आएंगे उसको ब्लॉक कर देना है, मतलब उसको वहीं पे रोक देना है। ए फायरवॉल इज ए सिस्टम दैट प्रोवाइड नेटवर्क सिक्योरिटी बाय फिल्टरिंग इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक बेस्ड ऑन ए सेट ऑफ यूजर डिफाइंड रूल्स। मतलब जो भी रूल होगा वो हमने डिसाइड करना है, हमने डिफाइन करना है कि हम अपने नेटवर्क के अंदर किसको अलाउ कर रहे हैं और किसको डिनाई कर रहे हैं। इन जनरल द पर्पज ऑफ फायरवॉल इज टू रिड्यूस और एलिमिनेट द ऑकरेंसेज ऑफ अनवांटेड नेटवर्क कम्युनिकेशंस while allowing all legitimate communication to flow freely। तो इसमें हमने जो भी अनवांटेड ट्रैफिक है उसको रोकना है, जो हम नहीं चाहते कि हमारे नेटवर्क के अंदर आए उसको हमने वहीं पे रोक देना है। जैसे सिक्योरिटी गार्ड होता है, गेट पे खड़ा होता है, तो अगर आप अपना आइडेंटिटी शो करते हो और आप अलाउड हो अंदर आने के लिए तो आपको तो अलाउ किया जाएगा, नहीं तो वहीं पे मना कर देगा। तो सेम फायरवॉल भी वैसे ही काम करता है। अगर कोई भी ट्रैफिक, कोई भी पैकेट्स हो, कोई भी कम्युनिकेशंस हो, अगर हमारे नेटवर्क के लिए वो अलाउ है तो वो आने देगा, नहीं तो वहीं पे उसको रोक देगा। बाकी के जिसको हमने अलाउ किया है वो फ्रीली कम्युनिकेशंस कर सकते हैं इनसाइड एंड आउटसाइड दोनों नेटवर्क्स में। Firewall are relied upon to secure home and corporate network from any attacks। So जिस भी नेटवर्क में हमने फायरवॉल यूज किया है, बाहरी कोई भी अटैक होता है, जस्ट लाइक की हैकिंग होती है, कोई अनऑथराइज एक्सेस करने की कोशिश करता है हमारे नेटवर्क को, उसको वो रोक देता है। तो एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि फायरवॉल हमारे नेटवर्क के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक डिवाइस है, या फायरवॉल हम सॉफ्टवेयर के फॉर्म में भी यूज़ करते हैं। तो जहाँ भी हमारा प्राइवेट नेटवर्क चल रहा है वहाँ पे हमें एक फायरवॉल लगाना ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारे नेटवर्क को पूरी तरह से सिक्योर करता है। तो इसके बारे में आगे भी हम डिटेल में चलेंगे, इसका प्रैक्टिकल लैब करेंगे, ये कैसे वर्क करता है, कैसे हमें ट्रैफिक को रोकता है जो अनवांटेड ट्रैफिक्स होते हैं, और हमारे जो अलाउड ट्रैफिक होते हैं उसको कैसे अलाउ करेगा। तो ये सारी चीज़ें हम आगे आने वाले अपने सीरीज़ में करेंगे। अभी ये सारे हम इंट्रोडक्टरी पार्ट पे चल रहे हैं, सिर्फ हम आपको इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं और कैसे कैसे वर्क करती हैं। उसके बाद डिटेल्स में हम आने वाले सीरीज में कवर करेंगे अभी इसको। अब एक ब्लॉक डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश हम कर रहे हैं कि फायरवॉल कैसे काम करता है। जैसा आप देख रहे हैं कि सेंट्रल में फायरवॉल लगा हुआ है और
एक तरफ इंटरनेट कनेक्टिविटी है, दूसरी तरफ हमारा होम नेटवर्क। होम नेटवर्क इन द सेंस आपका कोई भी प्राइवेट नेटवर्क हो सकता है। तो बाहर के इंटरनेट से बहुत सारे नेटवर्क कनेक्टेड होते हैं, जहाँ पे आपका नेटवर्क भी कनेक्टेड है। तो उसमें हमेशा हम ये देख के चलते हैं कि हमें कौन से ट्रैफिक को अलाउ करना है, जिसमें इसमें आप देख रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के डेटा जा रहे हैं। तो अगर हमारे जो अलाउड डेटा है वो हमने अलाउ किया है, जो इनकमिंग आ रहे हैं, जो अनअलाउड है या जो हमने जिसको डिनाई किया हुआ है, वो डेटा एक्सेस नहीं हो सकता हमारे प्राइवेट नेटवर्क के अंदर। तो फायरवॉल के ये वर्किंग होती है। उसके बाद आते हैं हम एक्सेस पॉइंट्स पे। एक्सेस पॉइंट्स एक वायरलेस टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। जैसा कि पहले हम अभी देख चुके कि हब और स्विच हम एक लोकल एरिया नेटवर्क के लिए यूज़ करते हैं, आपस में कंप्यूटर्स को, या हमारे पास प्रिंटर्स हैं, लैपटॉप है या सर्वर है, उसको कनेक्ट करने के लिए एज ए सेंट्रलाइज्ड डिवाइस। तो स्विच में या हब में हमें कंप्यूटर कनेक्ट करने के लिए या अपने एंड डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए वायर यूज़ करना पड़ता है। वायर के थ्रू हम कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं स्विच के साथ या हब के साथ। एक्सेस पॉइंट ये वायरलेस जैसा इसका नाम है, हमें वायर की ज़रूरत नहीं है। ये भी एक सेंट्रलाइज्ड डिवाइस होती है और उन सारे डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकता है जिसके अंदर वायरलेस इनेबल्स कनेक्टिविटी है। जस्ट लाइक आपके लैपटॉप में ऑलरेडी वायरलेस इनेबल्ड है, उससे कनेक्ट हो सकता है। मोबाइल फ़ोन आपका कनेक्ट हो सकता है। इवन आप अपने कंप्यूटर को भी वायरलेस इनेबल बना सकते हैं, उसके अंदर कोई डिवाइस कनेक्ट करके और उसको एक्सेस पॉइंट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें एक्सेस पॉइंट के साथ सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है, एक तो इसकी लिमिटेशंस होती है कि कितने एरिया तक ये अपने फ्रीक्वेंसी को कवर करेगा। 100 मीटर, 200 मीटर, 50 मीटर, 300 मीटर्स, ये उसके कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो इन जनरल में अगर इसका हम डेफिनेशन देखें तो ए वायरलेस एक्सेस पॉइंट आर मोर जनरली जस्ट एक्सेस पॉइंट इज ए नेटवर्किंग हार्डवेयर डिवाइस that allow other Wi-Fi devices to connect a wired network। तो इसके थ्रू हमारे पास जितने भी Wi-Fi enabled devices हैं वो कनेक्ट हो सकते हैं। The AP usually connect a router as a standalone device, but it can also be an integral component of the router itself। इसको हम अपने राउटर के साथ भी जोड़ सकते हैं। अगर हमारा वायरलेस राउटर है तो हम एक्सेस पॉइंट को राउटर के साथ भी जोड़ सकते हैं। An access point is a device that creates a wireless local area network or WLAN, usually an office or large buildings। तो जो भी हमारे वायरलेस इनेबल्स नेटवर्क क्रिएट होते हैं वो एज ए एक्सेस पॉइंट डिवाइस यूज करके हम उसको आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। जैसा ये सिस्को का एक वायरलेस एक्सेस पॉइंट्स है, जैसा आपको स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। नेक्स्ट आता है वायरलेस लैन कंट्रोलर, जिसको हम WLC बोलते हैं। WLC का काम क्या होता है, हमारे एक कैंपस के अंदर जितने भी एक्सेस पॉइंट लगे होते हैं उनको कंट्रोल करना। सपोज आप बहुत बड़ा एक यूनिवर्सिटी का कैंपस है, एक हॉस्पिटल का कैंपस है, एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कोई भी है जो 2-3 किलोमीटर में फैला हुआ है और वहाँ पे लगभग आपके 200 या 300 एक्सेस पॉइंट्स लगे हुए हैं अलग अलग लोकेशंस पे। उन सबको कंट्रोल करने का काम करता है WLC, वायरलेस लैन कंट्रोलर। एक सेंट्रलाइज लोकेशन से बैठ के हम सारे के सारे एक्सेस पॉइंट को यहीं से देख सकते हैं कि कौन सा एक्सेस पॉइंट चल रहा है, उसके साथ कितनी डिवाइसेज अटैच हैं, उनमें से कौन सा इंटरफेस या कौन सा SSID उसका काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। सो अगर आपकी डेफिनेशन देखते हैं तो इसका वायरलेस लैन कंट्रोलर इज यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद द लाइट वेट एक्सेस पॉइंट्स प्रोटोकॉल टू मैनेज लाइट वेट एक्सेस पॉइंट इन लार्ज क्वांटिटीज बाय द नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर और नेटवर्क ऑपरेशंस सेंटर्स। तो जितने भी लाइट वेट एक्सेस पॉइंट होते हैं उसको हम WLC के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर जो नेटवर्क का है वो कंट्रोल कर सकता है किसी भी सेंट्रलाइज लोकेशन से। जो सिस्को के जितने भी वायरलेस लैन कंट्रोलर आते हैं वो ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाते हैं। जितने लाइट एक्सेस पॉइंट्स लगे होते हैं उसको हम वहाँ से सेंट्रलाइज लोकेशन से बैठ के उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इंडिविजुअल एक एक आपको एक्सेस पॉइंट को जाकर कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे वायरलेस लैन कंट्रोलर से एक बार आपने कॉन्फ़िगर कर दिया तो उसके बाद अगर
नेक्स्ट टाइम अगर कोई प्रॉब्लम आती भी है आपके एक्सेस पॉइंट में, तो एक बार आप रीसेट करेंगे, ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगरेशन वो ले लेगा अपने वायरलेस लैन कंट्रोलर से। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि आप ब्रॉडबैंड यूज़ कर रहे हैं और नहीं चल रहा है, जब आप उनके कॉल सेंटर में कॉल करते हैं तो वो बोलते हैं कि एक बार ऑफ करके आप ऑन कर दो। तो उनकी सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन बैकएंड पे होती है, जो वायरलेस लैन कंट्रोलर उसको कंट्रोल कर रहा होता है, वहाँ से वो सारी कॉन्फ़िगरेशन को वो पिक कर लेते हैं और दोबारा रिकॉन्फ़िगर्ड हो जाते हैं। तो ये काम होता है वायरलेस लैन कंट्रोलर का। बट आगे चल करके आने वाले सीरीज में हम इसका प्रैक्टिकल लैब भी करेंगे और इसको देखेंगे ये कैसे वर्क करता है और कैसे कंट्रोलिंग होती है इसकी। तो आप वीडियो को कंटिन्यूअस देखते रहिए, आगे आने वाले सीरीज को आप हमारे देखते रहिए, उसमें जो नई नई वीडियो आपको मिलती रहेंगी और जो भी कॉन्सेप्ट होंगे जो अभी तक आपके क्लियर नहीं होंगे CCNA के अंदर, जो नए सीरीज बहुत सारे यूट्यूब्स के ऊपर या अलग चैनल्स पे और ये गूगल पे या अलग जगहों से आपने रिसोर्सेज से लिया होगा, उसमें सारी चीज़ें आपको एक एक चीज़ यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। तो आप इसको कंटिन्यूअस देखते रहेंगे हमारे नए वीडियोस आने वाले सीरीज़ को। तो इसके लिए आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें, ताकि आपको पहले ही इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि नई सीरीज़ कौन से आने वाले हैं और अधिक से अधिक आप इन चीज़ों को सीख पाएंगे। तो ये एक एग्जाम्पल है WLC का, आप देख सकते हैं WLC लगा हुआ, उसके साथ अलग अलग लैप लगे हुए हैं। लैप का मतलब होता है लाइट वेट एक्सेस पॉइंट्स। ये कई हो सकते हैं अलग अलग लोकेशंस पे और उसको WLC सेंट्रली कंट्रोल करता है। ये फिजिकल सिंबल है एक WLC का, वायरलेस लैन कंट्रोलर का, जो सिस्को का 2500 सीरीज का है। इसका भी प्रैक्टिकली हम करेंगे आपको अगले आने वाले लैब्स में। नेक्स्ट आता है सर्वर। जैसा आपको पता है कि पहले सिस्को ने सर्वर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं रखा था अपने CCNA के सीरीज में, बट नए इस सीरीज में 200.301 के अंदर इन्होंने इंटीग्रेट कर दिया सर्वर पार्ट्स को भी, इंटीग्रेट कर दिया सारे नेटवर्क डिवाइसेस को, जो कि जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि एक ऑटोमेशन का पार्ट डाल दिया गया इसके अंदर, नेटवर्क ऑटोमेशन, जिसमें प्रोग्रामिंग के थ्रू आप सारे डिवाइसेस को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो उसके अंदर आने वाले टाइम पे सर्वर्स भी इंटीग्रेट होंगे, सर्वर को भी हम कंट्रोल कर पाएंगे अपने प्रोग्रामिंग के थ्रू, अपने डिवाइसेस के थ्रू। तो सर्वर एक सेंट्रलाइज कंप्यूटर होता है, जैसे आम कंप्यूटर हमारे नेटवर्क के अंदर लगे हैं, वैसे ही सर्वर भी एक आम कंप्यूटर की तरह ही होता है। बट उसके जो हार्डवेयर रिसोर्सेज होते हैं, जो उसके सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज होते हैं, वो हाईली परफॉर्मेंस वाले होते हैं। उसके अंदर डेटाबेस होता है या जो सर्विसेज होते हैं, वो सारे जितने भी क्लाइंट उसके साथ अटैच होते हैं, जितने भी होस्ट अटैच होते हैं, वो सर्विसेज उनको प्रोवाइड करता है और वो 24 आवर्स ओपन होता है। वो हमेशा जो भी उसके ऊपर सर्विसेज इंस्टॉल है वो प्रोवाइड करेगा। ये लोकल हो सकता है या रिमोटली भी हो सकता है। जस्ट फॉर एग्जांपल, आप जीमेल पे जाके अपना अकाउंट बनाते हैं, तो बैक एंड पे पीछे एक सर्वर लगा होता है जिसके ऊपर आपका अकाउंट क्रिएट होता है, आपका पासवर्ड सेव हो जाता है और आप कहीं भी जाकर अगर उस अकाउंट को ओपन करते हैं तो कहीं से भी एक्सेस हो जाएगा वो, क्योंकि जहाँ भी वो सर्वर स्टोर किया हुआ आपका यूज़र नेम को और पासवर्ड को सेंट्रली मैनेज हो रहा है और वो एक जगह लोकेटेड नहीं है। बट कई जगह प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट कंपनी अपना लोकल सर्वर भी रखती है अपने लोकल यूज़र के लिए, तो वो प्राइवेट नेटवर्क वो प्राइवेट लोगों को ही एक्सेसिबल होता है और जो पब्लिक नेटवर्क होता है या जो पब्लिक सर्वर है वो सारे लोग यूज़ कर सकते हैं। जस्ट आपको एग्जांपल के तौर पर मैंने जीमेल बताया या फेसबुक का एग्जांपल है या याहू का एग्जांपल है, ये सारे सर्वर्स हैं वो पब्लिकली एक्सेसिबल है, कहीं से भी हम एक्सेस कर सकते हैं। तो बट दोनों का फंक्शन एक ही है, वो सेंट्रलाइज डेटा स्टोर कर रहा है, सेंट्रलाइज एप्लीकेशन स्टोर कर रहा है, डेटाबेस स्टोर कर रहा है, जो कि जो अथराइज यूजर है उनको एक्सेसिबल होता है वो। जैसा कि आप सिंबल में देख पा रहे हैं कि ये रिक्वेस्ट जो भी जाता है उसका सर्वर रिस्पॉन्स करता है। इट में भी वेब सर्वर, इसमें भी FTP सर्वर, डेटाबेस सर्वर और वाया इंटरनेट आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो इस तरह से आज हमने जो कुछ भी आपके साथ डिस्कस किया, एक इनिशियल पॉइंट पे हैं हम अभी, और यहाँ पे हमने अलग अलग डिवाइसेस के बारे में देखा, क्या उनके फंक्शन होते हैं, कैसे वो वर्क करते हैं। तो उनसे सिर्फ आपका आज इंट्रोडक्शन हुआ, उनसे आपका परिचय हुआ कि ये डिवाइसेस क्या क्या करती हैं, बट इनमें बहुत सारी चीज़ें अभी हमने आगे करना है, बहुत सारे सीखना है, बहुत सारी चीज़ें। तो आने वाले जो हमारे वीडियो हैं नेक्स्ट सीरीज़ में आप उसको
देखते रहिए, इसको सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल्स को, ताकि आपको पहले ही इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसको लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कि ताकि मैक्सिमम लोगों को जो भी हमने ये नया सीरीज़ शुरू किया है, इससे सारे लोग को बेनिफिट मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीख सकें। और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।